नमस्कार, मैं मीनाक्षी शुक्ला अपने चैनल शब्दवेदी पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल कहानी लेकर आई हूँ। जी हाँ, ये कहानी है इस्मत चुगताई जी की, लिहाफ। लिहाफ पहली ऐसी कहानी थी जिसके लिए लेखिका को कोर्ट तक जाना पड़ा था। बाद में लाहौर कोर्ट ने इसे परमिशन दे दी थी। और लिहाफ लेस्बियन पर आधारित कहानी है, इसलिए उस समय काफ़ी कंट्रोवर्शियल रही थी। विवादित होने के कारण और भी ज़्यादा सुर्खियों में आई। हालांकि कहानी इतनी शानदार थी कि लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया और सराहा भी। चलिए अब मैं कहानी सुनाती हूँ आपको। जब मैं जाड़ों में लिहाफ ओढ़ती हूँ तो पास की दीवारों पर उसकी परछाई हाथी की तरह झूमती हुई मालूम होती है और एकदम से मेरा दिमाग बीती हुई दुनिया के पर्दों में दौड़ने भागने लगता है। न जाने क्या कुछ याद आने लगता है। माफ़ कीजिएगा, मैं आपको खुद अपने लिहाफ का रोमान अंग्रेज जिक्र बताने नहीं जा रही हूँ। ना लिहाफ से किसी किस्म का रोमान जोड़ा ही जा सकता है। मेरे ख्याल में कम्बल आरामदेह सही, मगर उसकी परछाई इतनी भयानक नहीं होती। जब लिहाफ की परछाई दीवार पर डगमगा रही हो। ये तब का जिक्र है जब मैं छोटी सी थी और दिन भर भाइयों और उनके दोस्तों के साथ मार कुटाई में गुजार दिया करती थी। कभी कभी मुझे ख्याल आता कि मैं कम वक्त इतनी लड़ाका क्यों हूँ। उस उम्र में जबकि मेरी और बहनें आशिक जमा कर रही थी, मैं अपने पराये हर लड़के और लड़की से जुतम पेजार में मशगूल थी। यही वजह थी कि अम्मा जब आगरा जाने लगी तो हफ्ते भर के लिए मुझे अपनी मुंह बोली बहन के पास छोड़ गई। उनके यहाँ अम्मा खूब जानती थी कि चूहे का बच्चा भी नहीं और मैं किसी से लड़ भिड़ ना सकूंगी। सजा तो खूब थी। हाँ, तो अम्मा मुझे बेगम जान के पास छोड़ गई। वही बेगम जान जिनका लिहाफ अब तक मेरे जेहन में गर्म लोहे के दाग की तरह महफूज है। बेगम जान थी जिनके गरीब माँ बाप ने नवाब साहब को इसलिए दामाद बना लिया कि वो पक्की उम्र के थे, मगर थे निहायत नेक। कोई रंडी बाजारी औरत उनके यहाँ नजर नहीं आई। खुद हाजी थे और बहुतों को हज करा चुके थे, मगर उन्हें एक अजीबो गरीब शौक था। लोगों को कबूतर पालने का शौक होता है, बटेरे लड़ाते हैं, मुर्गबाजी करते हैं। इस किस्म के वाहियात खेलों से नवाब साहब को नफरत थी। उनके यहाँ तो बस तालिबे इल्म रहते थे, नौजवान गोरे गोरे पतली कमरों के लड़के जिनका खर्च वो खुद बर्दाश्त करते थे। मगर बेगम जान से शादी करके तो वो उन्हें कुल साजो सामान के साथ ही घर में रख कर भूल गए और वो बेचारी दुबली पतली नाजुक सी बेगम तन्हाई के गम में घुलने लगी। न जाने उनकी जिंदगी कहाँ से शुरू होती है, वहाँ से जब वो पैदा होने की गलती कर चुकी थी, या वहाँ से जब वो एक नवाब बेगम बनकर आई और छप्पर खट पर जिंदगी गुजारने लगी, या जब से नवाब साहब के यहाँ लड़कों का जोर बंधा, उनके लिए मुर्गन हलवे और लजीज खाने जाने लगे और बेगम जान दीवाने खान के दर्जों में से उन लचकती कमरों वाले लड़कों की चुस्त पिंडलियां और मुअत्तर बारीक सबनम के कुर्ते देख देख कर अंगारों पर लौटने लगी। या जब वो मन्नतों मुरादों से हार गई, चिल्ले बंधे और टोटके और रातों की बफीजा ख्वानी भी चित्त हो गई। कहीं पत्थर में जोंक लगती है। नवाब साहब अपनी जगह से टस से मस ना हुए। फिर बेगम जान का दिल टूट गया और वो इल्म की तरफ मुतवज्जा हुई, लेकिन यहाँ भी उन्हें कुछ न मिला। इश्किया नावल और जज्बाती अशआर पढ़कर और भी पस्ती छा गई। रात की नींद भी हाथ से गई और बेगम जान जी जान छोड़कर बिल्कुल ही यास और हसरत की पोट बन गई। चूल्हे में डाला ऐसा कपड़ा लत्ता। कपड़ा पहना जाता है किसी पर रोब गांठने के लिए। अब ना तो नवाब साहब को फुर्सत की सबनमी करतूतों को छोड़कर जरा इधर तवज्जो करे और ना ही उन्हें आने जाने देते। जब से बेगम जान ब्याह कर आई थी, रिश्तेदार आकर महीनों रहते और चले जाते, मगर वो बेचारी कैद की कैद रहती।
उन रिश्तेदारों को देखकर और भी उनका खून जलता कि सबके सब मजे से माल उड़ाने, उम्दा घी निगलने, जारों का साजो सामान बनवाने आन मरते और बावजूद नई रुई के लिहाफ के बड़ी सर्दी में अकड़ा करती। हर करवट पर लिहाफ नई नई सूरतें बनाकर दीवार पर साया डालता, मगर कोई भी साया ऐसा ना था जो उन्हें जिंदा रखने के लिए काफी हो। मगर क्यों जिए फिर कोई जिंदगी? जान की जिंदगी जो थी, जीना विदा था नसीबों में, वो फिर जीने लगी और खूब जी। रब्बों ने उन्हें नीचे गिरते गिरते संभाल लिया। चुप पुट देखते देखते उनका सूखा जिस्म हरा होना शुरू हुआ, गाल चमक उठे और हुस्न फूट निकला। एक अजीबो गरीब तेल की मालिश से बेगम जान में जिंदगी की झलक आई। माफ़ कीजिए, उस तेल का नुस्खा आपको बेहतरीन से बेहतरीन रिसाले में भी ना मिलेगा। जब मैंने बेगम जान को देखा तो वो 40-42 की होगी। उफ, किस शान से वो मसनद पर नीम दराज थी और रब्बो उनकी पीठ से लगी कमर दबा रहे थे। एक ऊंदे रंग का 2 साला उनके पैरों पर पड़ा था और वो महारानियों की तरह शानदार मालूम हो रही थीं। मुझे उनकी शक्ल बेइंतहा पसंद थी। मेरा जी चाहता था कि घंटों बिल्कुल पास से उनकी सूरत देखा करूं। उनकी रंगत बिल्कुल सफ़ेद थी, नाम को सुर्खी का जिक्र नहीं और बाल स्याह और तेल में डूबे रहते थे। मैंने आज तक उनकी मांग ही बिगड़ी ना देखी। मजाल है जो एक बाल इधर से उधर हो जाए। उनकी आंखें काली थी और अबरू पर के जायद बाल अलहदा कर देने से कमाने से खिंची रहती थी। आंखें जरा तनी हुई रहती थी, भारी भारी फूले पपोटे, मोटी मोटी आंखें। सबसे जो उनके चेहरे पर हैरत अंगेज जाज़बियत नजर चीज थी वो उनके होंठ थे। अमूमन वो सुर्खी से रंगे रहते थे। ऊपर के होठों पर हल्की हल्की मूछें सी थी और कनपटियों पर लंबे लंबे बाल। कभी कभी उनका चेहरा देखते देखते अजीब सा लगने लगता था, कम उम्र लड़कों जैसा। उनके जिस्म की जिल्द भी सफ़ेद और चिकनी थी। मालूम होता था किसी ने कस कर टाँके लगा दिए हों। अमूमन वो अपनी पिंडलियाँ खुजाने के लिए खोलती तो मैं चुपके चुपके उनकी चमक देखा करती। उनका कद बहुत लंबा था और फिर गोश्त होने की वजह से वो बहुत ही लंबी चौड़ी मालूम होती थी, लेकिन बहुत मुनासिब और ढला हुआ जिस्म था। बड़े बड़े चिकने और सफ़ेद हाथ और सुडोल कमर। तो रब्बो उनकी पीठ खुजाया करती थी, यानी घंटों उनकी पीठ खुजाती। पीठ खुजवाना भी ज़िंदगी की ज़रूरियात में से था, बल्कि शायद ज़रूरत है ज़िंदगी से भी ज़्यादा। रब्बो को घर का और कोई काम ना था, बस वो सारे वक्त उनके छप्पर घट पर चढ़ी कभी पैर, कभी सर, कभी जिस्म के दूसरे हिस्से को दबाया करती थी। कभी तो मेरा दिल हौल उठता था, जब देखो रब्बो कुछ ना कुछ दबा रही है या मालिश कर रही है। कोई दूसरा होता तो ना जाने क्या होता। मैं अपना कहती हूँ, कोई इतना छुए भी तो मेरा जिस्म सर गल के खत्म हो जाए। और फिर ये रोज रोज की मालिश काफी नहीं थी। जिस रोज बेगम जान नहाती, या अल्लाह, बस 2 घंटा पहले से ही तेल और खुशबूदार उपटनों की मालिश शुरू हो जाती और इतनी होती कि मेरा तो तखय्युल से ही दिल टूट जाता। कमरे के दरवाजे बंद करके अंगीठियां सुलगती और चलता मालिश का दौर, और अमूमन सिर्फ रब्बो ही रहती। बाकी की नौकरानियां बरबराती दरवाजे पर से ही ज़रूरत की चीज़ें देती जाती। बात ये भी थी कि बेगम जान को खुजली का मर्ज था। बेचारी को ऐसी खुजली होती थी और हज़ारों तेल और उपटन मले जाते थे, मगर खुजली थी कि कायम। डॉक्टर हकीम कहते कुछ भी नहीं, जिस्म साफ चट पड़ा था। हाँ, कोई जिल्द अंदर बीमारी हो तो खैर। नहीं भाई, ये डॉक्टर तो मुँह है पागल। कोई आपके दुश्मनों को मर्ज है, अल्लाह रखे खून में गर्मी है, रब्बो मुस्कुरा कर कहती और महीन महीन नजरों से बेगम जान को घूरती। ओह, ये रब्बो, जितनी ये बेगम जान गोरी उतनी ही ये काली थी, जितनी ये बेगम जान सफ़ेद थी उतनी ही ये सुर्ख। बस जैसे तपा हुआ लोहा, हल्के हल्के चेचक के दाग, गठा हुआ ठोस जिस्म, फुर्तीले छोटे छोटे हाथ और कसी हुई छोटी सी तोंद, बड़े बड़े फूले हुए होंठ,
जो हमेशा नमी में डूबे रहते और जिस्म में अजीब घबराने वाली बू के सरारे निकलते रहते थे। और ये नथुने थे फूले हुए, हाथ किस कदर फुर्तीले थे, अभी कमर पर तो वो लीजिए फिसल कर गए कुल्हों पर, वहां रपटे रानों पर और फिर दौड़ टखनों की तरफ। मैं तो जब भी बेगम जान के पास बैठती यही देखती कि अब उसके हाथ कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। गर्मी जारे बेगम जान हैदराबादी जाली कारगे की कुर्ते पहनती, गहरे रंग के पजामे और सफेद झाग के कुर्ते और पंखा भी चलता हो। फिर वो हल्की धुलाई जरूर जिस्म पर ढकी रहती थी। उन्हें जारा बहुत पसंद था। जारे में मुझे उनके यहाँ अच्छा मालूम होता। वो हिलती जुलती बहुत कम थी, कालीन पर लेटी हैं, पीठ खुजा रही हैं, खुश्क मेवे चबा रही हैं और बस। रब्बो से दूसरी सारी नौकरानियां खार खाती थीं। चुड़ैल बेगम जान के साथ खाती, साथ उठती बैठती और माशाअल्लाह साथ ही सोती थी। रब्बो और बेगम जान आम जलवों और मजमुओं के दिलचस्प गुफ्तगू का मौजू थी। जहां उन दोनों का जिक्र आया और कह कहे उठे, ये लोग ना जाने क्या क्या चटके गरीब पर उड़ाते, मगर वो दुनिया में किसी से मिलती ना थी। वहां तो बस वो थी और उनकी खुजली। मैंने कहा कि उस वक्त मैं काफ़ी छोटी थी और बेगम जान पर फिदा। वो मुझे बहुत ही प्यार करती थी। इत्तेफाक से अम्मा आगरे आई। उन्हें मालूम था कि अकेले घर में भाइयों से मार कटाई होगी, मारी मारी फिरूंगी, इसलिए वो हफ्ते भर के लिए बेगम जान के पास छोड़ गई। मैं भी खुश और बेगम जान भी खुश। आखिर को अम्मा की भाभी बनी हुई थी। सवाल ये उठा कि मैं सोऊं कहाँ? कुदरती तौर पर बेगम जान के कमरे में। लिहाजा मेरे लिए भी उनके छप्पर घट से लगाकर छोटी सी पलंगड़ी डाल दी गई। 11 बजे तक तो बातें करते रहे। मैं और बेगम जान ताश खेलते रहे और फिर मैं सोने के लिए अपनी पलंग पर चली गई। और जब मैं सोई तो रब्बो वैसी ही बैठी, उनके पेट खुजा रही थी। भंगन कहेंगे, मैंने सोचा। रात को मेरी एकदम से आंख खुली तो मुझे अजीब तरह का डर लगने लगा। कमरे में घुप अंधेरा और उस अंधेरे में बेगम जान का लिहाफ ऐसे हिल रहा था जैसे उसमें हाथी बंद हो। बेगम जान, मैंने डरी हुई आवाज निकाली। हाथ हिलना बंद हो गया, लिहाफ नीचे दब गया। क्या है? सो रहो, बेगम जान ने कहीं से आवाज। डर लग रहा है, मैंने चूही किसी आवाज में कहा। सो जाओ, डर की क्या बात है? आयतल कुर्सी पढ़ लो। अच्छा, मैंने जल्दी जल्दी आयतल कुर्सी पढ़ी, मगर यह अमलू माबैना पर दफअतन आकर अटक गई। हालांकि मुझे उस वक्त पूरी याद थी। तुम्हारे पास आ जाऊं बेगम जान? नहीं बेटी, सो रहो, जरा सख्ती से कहा। और फिर 2 आदमियों के खुसर फुसर करने की आवाज सुनाई देने लगी। हाय रे, दूसरा कौन? मैं और भी डरी। बेगम जान, चोर तो नहीं? सो जाओ बेटा। कैसा चोर? रब्बो की आवाज आई। मैं जल्दी से लिहाफ में मुंह डालकर सो गई। सुबह मेरे जेहन में रात के खौफनाक नज़ारे का ख्याल भी ना रहा। मैं हमेशा की वहमी हूँ। रात को डरना, उठ उठ कर भागना और बरबराना तो बचपन में रोज ही होता था। सब तो कहते थे कि मुझ पर भूतों का साया हो गया है, लिहाजा मुझे ख्याल भी ना रहा। सुबह को लिहाफ बिल्कुल मासूम नजर आ रहा था, मगर दूसरी रात तो मेरी आंख खुली तो रब्बो और बेगम जान में कुछ झगड़ा बड़ी खामोशी से छपर घट पर ही तय हो रहा था और मुझे खाक समझ ना आया। और क्या फैसला हुआ? रब्बो हिचकियां लेकर रोई, फिर बिल्ली की तरह चिरचिर रिकाबी चाटने जैसी आवाजें आने लगी। ओह, मैं घबरा कर सो गई। आज रब्बो अपने बेटे से मिलने गई हुई थी। वो बड़ा झगड़ालू था। बहुत कुछ बेगम जान ने किया, उसे दुकान कराई, गांव में लगाया, मगर वो किसी तरह मानता ही ना था। नवाब साहब के यहाँ कुछ दिन रहा, खूब जोड़े भागे भी बने। ना जाने क्यों ऐसा भागा कि रब्बो से मिलने भी ना आता था। लिहाजा रब्बो ही अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ उससे मिलने गई थी। बेगम जान ना जाने देती, मगर रब्बो भी मजबूर हो गई। सारा दिन बेगम जान परेशान रही। उसका जोर जोर टूटता रहा। किसी का छूना भी उन्हें ना भाता था। उन्होंने खाना भी ना खाया और सारा दिन उदास पड़ी रही। मैं खुजा दूं? सच कहती हूँ, मैंने बड़े शौक से ताश के पत्ते बांटते हुए कहा। बेगम जान मुझे गौर से देखने लगी।
मैं थोड़ी देर खुजाती रही और बेगम जान चुपकी लेटी रही। दूसरे दिन रब्बो को आना था मगर वो आज भी गायब थी। बेगम जान का मिजाज चिड़चिड़ा होता गया। चाय पी पी कर उन्होंने सर में दर्द कर लिया। मैं फिर खुजाने लगी। उनकी पीठ चिकनी मेज की तख्ती जैसी पीठ। मैं होले होले खुजाती रही। उनका काम करके कैसी खुशी होती थी। जरा जोर से खुजाओ, बंद खोल दो, बेगम जान बोली। इधर जरा आसानी से नीचे। हाँ भाई, हाँ वहाँ भाई। वह सुरूर में ठंडी ठंडी सांसें लेकर इत्मीनान का इजहार करने लगी। और इधर। हालांकि बेगम जान का हाथ खूब जा सकता था मगर वो मुझसे ही खुशबा रही थी और मुझे उल्टा फक्र हो रहा था। यहाँ वही तुम तो गुदगुदी करती हो, वाह। वो हंसी। मैं बातें भी कर रही थी और खुजा भी रही थी। तुम्हें कल बाजार भेजूंगी, क्या लोगी? वहीं सोती जागती गुड़िया? नहीं बेगम जान, मैं तो गुड़िया नहीं लेती। क्या बच्चा हूँ मैं अब? बच्चा नहीं तो क्या बूढ़ी हो गई? वह हंसी। गुड़िया नहीं तो बबुआ लेना, कपड़े पहनाना खुद। मैं दूंगी तुम्हें बहुत से कपड़े, सुना? उन्होंने करवट ली। अच्छा, मैंने जवाब दिया। इधर। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर जहाँ खुजली हो रही थी रख दिया। जहाँ उन्हें खुजली मालूम होती वहाँ रख देती और मैं बेख्याली में बबुए के ध्यान में डूबी मशीन की तरह खुजाती रही और वो मुतवातिर बातें करती रही। सुनो तो, तुम्हारी फिराकें कम हो गई हैं, कल दर्जी को दे दूंगी और नई सिलाएं। तुम्हारी अम्मा कपड़े दे गई हैं। वो लाल कपड़े की नहीं बनवाऊंगी, चमारों जैसी है। मैं बकवास कर रही थी और मेरा हाथ न जाने कहाँ से कहाँ पहुँचा। बातों बातों में मुझे मालूम भी न हुआ बेगम जान तो चित लेटी थी और मैंने जल्दी से हाथ खींच लिया। ओए लड़की, देख कर नहीं खुजाती, मेरी पसलियाँ नोचे डालती है। बेगम जान शरारत से मुस्कुराई और मैं झेप गई। इधर आकर मेरे पास लेट जा। उन्होंने मुझे बाजू पर सर रखकर लिटा दिया। कितनी सूख रही है, पसलियाँ निकल रही है। उन्होंने पसलियाँ गिनना शुरू कर दी। मैं मिनमिनाई। ओए तो क्या मैं खा जाऊंगी? कैसा तंग स्वेटर बुना है, गर्म बनियान भी नहीं पहना तुमने। मैं कुलबुलाने लगी। कितनी पसलियाँ होती हैं? उन्होंने बात बदली। एक तरफ 9 और एक तरफ 10। मैंने स्कूल में याद की हुई हाइजीन की मदद ली, वो भी उठपटांग। हटा लो हाथ। हाँ, 1 2 3। मेरा दिल चाहा किस तरह भागूं और उन्होंने जोर से भींचा। मैं मचल गई। बेगम जान जोर जोर से हंसने लगी। अब भी जब कभी मैं उनका उस वक्त का चेहरा याद करती हूँ तो दिल घबराने लगता है। उनकी आंखों के पपोटे और वजनी हो गए। ऊपर के होठ पर स्याही घिरी हुई थी। बावजूद सर्दी के पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें होठों पर और नाक पर चमक रही थी। उसके हाथ यख ठंडे थे मगर नर्म जैसी उन पर खाल उतर गई हो। उन्होंने साल उतार दी और कारगे के महीन कुर्ते में उनका जिस्म आटे की लोनी की तरह चमक रहा था। भारी जराऊ सोने के बटन गिरेवान की एक तरफ झूल रहे थे। शाम हो गई थी और कमरे में अंधेरा घट रहा था। मुझे एक ना मालूम डर से वहशत सी होने लगी। बेगम जान की गहरी गहरी आंखें। मैं रोने लगी दिल में। वो मुझे एक मिट्टी के खिलौने की तरह भींच रही थी। उनके गर्म गर्म जिस्म से मेरा दिल हौलाने लगा मगर उन पर तो जैसे भूतना सवार था और मेरे दिमाग का ये हाल कि ना चीखा जाए और ना रह सकूं। थोड़ी देर के बाद वो पस्त होकर निढाल लेट गई। उनका चेहरा फीका और बदरौनक हो गया और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। मैं समझी कि अब मरी ये और वहाँ से उठकर सरपट भागी बाहर। शुक्र है कि रब्बो रात को आ गई और मैं डरी हुई जल्दी से लिहाफ ओढ़ कर सो गई मगर नींद कहाँ, चुप घंटों पड़ी रही। अम्मा किसी तरह से आ ही नहीं चुकी थी। बेगम जान से मुझे ऐसा डर लगता था कि मैं सारा दिन मामाओं के पास बैठी रही मगर उनके कमरे में कदम रखते ही दम निकलता था। और कहती किससे और कहती ही क्या कि बेगम जान से डर लगता है। बेगम जान जो मेरे ऊपर जान छिड़कती थी। आज रब्बों में और बेगम जान में फिर अनबन हो गई। मेरी किस्मत की खराबी कहिए या कुछ और, मुझे उन दोनों की अनबन से डर लगा। लड़की क्या मेरा सर मुंडवाएगी? जो कुछ हो हुआ गया तो और आफत आएगी।
उन्होंने मुझे पास बिठा लिया। वो खुद मुंह हाथ सिलफची में धो रही थी, चाय तिपाई पर रखी थी। चाय तो बनाओ, एक प्याली मुझे भी देना। वो तौलिए से मुंह खुश्क करके बोली, जरा कपड़े बदल लो। वो कपड़े बदलती रही और मैं चाय पीती रही। बेगम जान नाइन से पीठ मलवाते वक्त अगर मुझे किसी काम से बुलवाती तो मैं गर्दन मोड़े जाती और वापस भाग आती। अब जो उन्होंने कपड़े बदले तो मेरा दिल उलटने लगा। मुंह मोड़े मैं चाय पीती रही। हाय अम्मा, मेरे दिल ने बेकसी से पुकारा। आखिर ऐसा भाइयों से क्या लड़ती हूँ जो तुम मेरी मुसीबत। माँ को हमेशा से मेरा लड़कों के साथ खेलना नापसंद है। कहो भला, लड़के क्या शेर चीते हैं जो निकल जाएंगे उनकी लाडली को? और लड़के भी कौन, खुद भाई और 2-4 सरे सराए। उन जरा जरा से उनके दोस्त, मगर नहीं, वो तो औरत जात को 7 तालों में रखने की कायल। और यहाँ बेगम जान की वो दहशत की दुनिया भर के गुंडों से नहीं। बस चलता तो उस वक्त सड़क पर भाग जाती, फिर वहां न टिकती मगर लाचार थी। मजबूर कलेजे पर पत्थर रखे बैठी रही। कपड़े बदलकर 16 श्रृंगार हुए और गर्म गर्म खुशबुओं के इत्र ने और भी उन्हें अंगारा बना दिया और वो चली मुझ पर लार उतारने। घर जाऊंगी, मैंने उनकी हर राय के जवाब में कहा और रोने लगी। मेरे पास तो आओ, मैं तुम्हें बाजार ले चलूंगी, सुनो तो। मगर मैं कली की तरफ फिसल गई। सारे खिलौने मिठाइयाँ एक तरफ और घर जाने की रट एक तरफ। वहाँ भैया मारेंगे चुड़ैल। उन्होंने प्यार से मुझे थप्पड़ लगाया। पड़े मारे भैया, मैंने सोचा और रूठी अकड़ी बैठी रही। कच्ची अमियाँ खट्टी होती है बेगम जान, जली कटी रब्बों ने राय दी। और फिर उसके बाद बेगम जान को दौरा पड़ गया। सोने का हार जो वो थोड़ी देर पहले मुझे पहना रही थी टुकड़े टुकड़े हो गया। महीन जाली का दुपट्टा तार तार और वो मांग जो मैंने कभी बिगड़ी न देखी थी झाड़ झंखार हो गई। ओह ओह ओह, वो झटके ले ले कर चिल्लाने लगी। मैं रपटी बाहर। बड़े जतनों से बेगम जान को होश आया। जब मैं सोने के लिए कमरे में दबे पैर जाकर झांकी तो रब्बो उनकी कमर से लगी जिस्म दबा रही थी। जूती उतार दो, उसने उसकी पसलियां खुजाते हुए कहा और मैं चूहिया की तरह लिहाफ में दुबक गई। सरसर फट कज बेगम जान का लिहाफ अंधेरे में फिर हाथी की तरह झूम रहा था। अल्लाह, मैंने मरी हुई आवाज निकाले। लिहाफ में हाथी फुदका और बैठ गया। मैं भी चुप हो गई। हाथी ने फिर लूट मचाई। मेरा रोआ रोआ कांपा। आज मैंने दिल में ठान लिया कि जरूर हिम्मत करके सिराहने लगा हुआ बल्ब जला दूं। हाथ फरफरा रहा था और जैसे उकड़ू बैठने की कोशिश कर रहा था। चपर चपर कुछ खाने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई मजेदार चटनी चख रहा हो। अब मैं समझी, ये बेगम जान ने आज कुछ नहीं खाया और रब्बो मरदूद तो है ही सदा के चट्टों। जरूर ये तर माल उड़ा रही हैं। मैंने नथुने फुलाकर हवा को सूंघा। सिवाय इत्र संदल और हिना की गर्म गर्म खुशबू के और कुछ महसूस ना हुआ। लिहाफ फिर उमड़ना शुरू हुआ। मैंने बहुत तेरा चाहा कि चुपकी पड़ी रहूं, मगर उस लिहाफ ने तो ऐसी अजीब अजीब शक्लें बनानी शुरू की, मैं डर गई। मालूम होता था गूंग गूंग करके कोई बड़ा सा मेढक फूल रहा है और अब उछल कर मेरे ऊपर आया। माँ, मैं हिम्मत करके गुनगुनाई, मगर वहाँ कुछ सुनवाई ना हुई और लिहाफ मेरे दिमाग में घुसकर फूलना शुरू हुआ। मैंने डरते डरते पलंग के दूसरी ओर पैर उतारे और टटोल टटोल कर बिजली का बटन दबाया। हाथी ने लिहाफ के नीचे एक कलाबाजी लगाई और पिचक गया। कलाबाजी लगाने में लिहाफ का कोना फुट भर उठा। अल्लाह, मैं गराब से अपने बिछौने में